everyone, welcome back to Astha's Science Club. So guys, in this video we are going to study about the secondary sex organs of female reproductive system. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को कवर अप कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ओवरीज के बारे में पढ़ा था। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को, जिसमें हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन, मैमरी ग्लैंड्स, इन सब चीज़ों को कवर अप करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आखिर इसमें हैं कौन कौन। तो इसमें मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली 3 सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। हम इन तीनों के बारे में सीक्वेंस से पढ़ेंगे। सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब, फिर यूट्रस एंड देन वेजाइना। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब से। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ना हमारे फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर देखेंगे। फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब का जो दूसरा नाम है वो ओविडक्ट है। तो फिगर में देखिए, यूट्रस के दोनों साइड जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, वो हमारी फैलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है। इनके 4 पार्ट्स होते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इनके 4 पार्ट्स होते हैं एंड ये दोनों ट्यूब्स ही हमारी क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में फैलोपियन ट्यूब में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड किस पार्ट में कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या फंक्शन होता है। सो फैलोपियन ट्यूब खुद में 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो होता है इन्फंडेबुलम। फिगर में देखिए, इन्फंडेबुलम ये लास्ट फनल शेप जो हमारा सिस्टम है या जो पार्ट है वो हमारा इन्फंडेबुलम है। एंड साथ में इसमें क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी लगी हुई हैं। ठीक है, जिससे हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। इन प्रोजेक्शंस का क्या काम होता है? देखिए, ये ओवरी के कितने क्लोज हैं। तो जब भी ओवरी अपना ओवम रिलीज करती है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मूव करके उस ओवम को कैच कर लेती हैं, आगे यूट्रस में ले जाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो हमारे इन्फंडेबुलम का सबसे आगे वाला पार्ट है, हमारे फैलोपियन ट्यूब का सबसे आगे वाला पार्ट है हमारा इन्फंडेबुलम, जिसमें आगे जो वाइट पार्ट होता है फनल शेप होता है और साथ में यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं, जिसे हम फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो है हमारा इस्थेमस। ये शॉर्ट होता है, नैरो होता है, थिक स्ट्रक्चर होती है जो कि एम्पुला को फॉलो करता है। एंड देन आता है एम्पुला। लेकिन इस्थेमस और एम्पुला के बीच में एक पोर्शन आता है जिसे बोलते हैं एम्पुला इस्थेमिक जंक्शन। एक्चुअली ये एम्पुला इस्थेमिक जंक्शन ही वही जंक्शन है जहाँ पे ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्टिलाइजेशन है वो किस जगह पर होगा, तो कहाँ होगा? एम्पुला इस्थेमिक जंक्शन। क्लियर? फिर अगला पार्ट है हमारा एम्पुला। तो एम्पुला क्या? ये सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा पार्ट है हमारा पूरे फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? इन्फंडेबुलम, फिर इस्थेमस, एम्पुला इस्थेमिक जंक्शन एंड लास्ट में एम्पुला। फिर एक और पार्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं यूटेराइन पार्ट। ये यूटेराइन पार्ट क्या करता है? ये यूटेराइन पार्ट एक तरीके से यूट्रस को और फैलोपियन ट्यूब को जोड़ने का काम करता है, दोनों को कम्युनिकेट करने का काम करता है। यूटेराइन कैविटी को और फैलोपियन ट्यूब को कम्युनिकेट यानी कि उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का दूसरा पार्ट जो कि है यूट्रस। सो गाइस, यूट्रस का जो लेंथ होता है वो होता है 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर और विड्थ है 5 सेंटीमीटर। इसको ना वूम्ब भी बोलते हैं, WOMB, वूम्ब। यूट्रस का दूसरा नाम है हमारा वूम्ब। जैसे फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट था, वैसे ही यूट्रस का दूसरा नाम हमारा वूम्ब है। इसका शेप कैसा होता है? आप सबने नाशपाती देखा होगा, पेयर देखा होगा। तो पेयर कैसा होता है? ऊपर से थोड़ा पतला और नीचे से थोड़ा ब्रॉड होता है। तो उस पेयर को इन्वर्ट कर, यानी कि उल्टा कर दो, तो वैसे ही शेप हमारा यूट्रस का होता है। फिगर में भी देख सकते हो। तो यूट्रस का शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पेयर लाइक इसका शेप होता है। क्लियर? तो एक्चुअली में अब बारी आती है यूट्रस के सिचुएशन की कि यूट्रस कहाँ सिचुएटेड होता है। सो गाइज, यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर और साथ में रेक्टम के बीच में होता है। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि लोग सोचते हैं कि यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर दोनों ही सेम चीज़ें हैं। सो
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्रस अलग चीज़ है और यूरिनरी ब्लैडर अलग चीज़ है। यूरिनरी ब्लैडर एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेट करता है एंड यूट्रस हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेट करता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो यूरिन स्टोर करने के लिए होता है एंड यूट्रस जो होता है वो फीटस एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए होता है। तो दोनों को एक साथ कंपेयर मत करो, रिलेट मत करो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो मेल्स होते हैं उसमें सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल्स में यूरिनरी ब्लैडर और साथ में यूट्रस दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग है तो दोनों में अलग अलग चीज़ें भी प्रेजेंट हैं। तो प्लीज़ यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस को एक ही चीज़ मत समझिएगा, ठीक है। तो जो यूट्रस होता है यही फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है उसको रिसीव करता है एंड फीटस के लिए प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन करता है एंड जो फीटस होता है पूरे 9 मंथ उसी यूट्रस के अंदर ही डेवलप करता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट होता है उसका। तो वो सारा डेवलपमेंट कहाँ पर हो रहा होता है, यूट्रस के अंदर ही हो रहा होता है, ठीक है। सो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा यूट्रस है इसके बाद एक पॉइंट आता है सर्विक्स एंड सर्विक्स जो होती है वो किस में खुलती है, जाके वेजाइना में खुलती है। तो यूट्रस और वेजाइना के लिए एक कैविटी है या एक ओपनिंग है, उसे हम लोग सर्विक्स बोलते हैं एंड सर्विक्स की जो हमारी कैविटी है उसे हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है बर्थ कैनाल। सो बर्थ कैनाल इज इक्वल्स टू सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना, मतलब वेजाइना और सर्विकल कैनाल ये दोनों मिलकर के बर्थ कैनाल बनाते हैं, यानी कि इसी कैनाल से ही बेबी डिलीवर आउट होता है यूट्रस से। फीटस जो जिसका डेवलपमेंट हुआ यूट्रस के अंदर तो वो बॉडी के बाहर कहाँ से आएगा, सर्विकल कैनाल और वेजाइना यानी कि बर्थ कैनाल से ही बॉडी के बाहर डिलीवर आउट होता है। क्लियर। अब बारी आती है यूट्रस की लेयर्स की। तो यूट्रस में ना 3 वॉल्स होती, 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। बाहर वाली जो थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है वो होती है हमारी पेरीमेट्रियम। बीच में जो लेयर होती है वो होती है मायोमेट्रियम, जो कि हमारी थिक लेयर होती है स्मूथ मसल्स की, जो कि जब बेबी की डिलीवरी होती है उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस कॉन्ट्रैक्शन में हमारी स्मूथ मसल्स यानी कि जो मायोमेट्रियम लेयर है बहुत हेल्प करती है। एंड सबसे इंटरनल लेयर है हमारी एंडोमेट्रियम। फिगर में आपको तीनों लेयर्स दिख रही हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो भी लेयर्स में चेंजेस होते हैं, जिस लेयर में चेंजेस होते हैं पूरा जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान, वो लेयर ही हमारी होती है एंडोमेट्रियम। एक्चुअली में मेंस्ट्रुएशन के दौरान यही एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है एंड वजाइना के थ्रू फ्लो आउट होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। तो सारे जो चेंजेस होते हैं वो किस वॉल में होते हैं, एंडोमेट्रियम वॉल में ही सारे चेंजेस होते हैं। सो यूट्रस में मेनली कितनी वॉल्स होती हैं, 3, पेरी, मायो एंड एंडो। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। क्लियर। सो गाइज, अगला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है हमारा वेजाइना। सो आगे जाने से पहले आई मस्ट से कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, यूज़फुल लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। सो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग वेजाइना को। सो गाइस, वेजाइना 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? पहली बात तो एक कॉपुलेशन के दौरान पेनिस के लिए एक रिसेप्टेकल के लिए बिहेव करता है, कि जैसे बिहेव करता है या रिसेप्टेकल होता ही है एक्चुअली। दूसरा, मेंस्ट्रुअल फ्लो भी जो होता है वो वेजाइना के थ्रू ही होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो वेजाइना के थ्रू ही होता है। तीसरा, अभी हम लोगों ने देखा था, पहले ही देखा है अभी लास्ट टॉपिक में ही, कि जो हमारा वेजाइना होता है ये बर्थ कैनाल में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलकर के ही बर्थ कैनाल बनाते हैं। तो वेजाइना पार्चुरेशन के दौरान, पार्चुरेशन के टाइम पे यानी कि बेबी की डिलीवरी के टाइम पे बर्थ कैनाल के रूप में हेल्प करता है। तो ये तीनों फंक्शन थे हमारे वेजाइना के। सो अब बारी आती है एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन के बारे में। सो एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन में मेनली 3 चीज़ें होती हैं, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन, ठीक है। सो मॉन्स प्यूबिस ये क्या है, ये फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें काफ़ी सारा फैट स्टोर होता है और साथ में यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है, ये होमोजीनियस ऑर्गन है जस्ट लाइक अ पेनिस। पेनिस और क्लाइटोरिस दोनों एक दूसरे के होमोजीनियस ऑर्गन्स होते हैं। एंड द लास्ट वन इज हाइमेन। हाइमेन क्या है, हाइमेन एक्चुअली में एक मेम्ब्रेन है, एक म्यूकोसल मेम्ब्रेन है जो कि वेजाइना के अबव होती है। अब जब फर्स्ट क्वाइटस के दौरान यानी कि फर्स्ट कॉपुलेशन के दौरान या फर्स्ट क्वाइटस के दौरान ये जो हाइमेन होती है ना, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि
क्या सिर्फ फर्स्ट कॉपुलेशन के दौरान ही हाइमेन का ब्रेक डाउन होता है? सो गाइस नहीं, ऐसा नहीं होता। हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, एक्सेसिव हाईली हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर बहुत ही ज़्यादा सीवर एक्सरसाइजेस करने से भी प्रेशर के कारण भी हाइमेन का ब्रेकडाउन हो जाता है। या फिर ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल में फर्स्ट कॉपुलेशन या फर्स्ट क्वाइटस के दौरान इस हाइमेन का ब्रेकडाउन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। समटाइम्स सम फीमेल्स में क्या होता है, क्वाइटस के बाद भी हाइमेन मेंटेन रहती है, इसका ब्रेकडाउन नहीं होता बिकॉज ये पूरा वेजाइना कवर नहीं करती। समटाइम्स जो हाइमेन होती है वो पूरा वेजाइना कवर करती है एंड समटाइम्स हाफ ऑफ द वेजाइना कवर करती है। So literally, hymen is not the symbol of the presence or absence of hymen is not a simple symbol of the virginity of any female. I hope आपको ये बात समझ में आई होगी। सो फाइनली हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स भी खत्म हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। अगेन आई एम सेइंग, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ना था हम लोग को, हाँ, मेमोरी ग्लैंड्स। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है बट फिर भी हम लोग इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हाँ, आप स्पीड बढ़ा सकते हो बट स्किप मत करिएगा बिकॉज हर एक पॉइंट पे, हर एक सेक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। थोड़ा लंबा हो गया तो बट इट्स ओके ना, इन्फॉर्मेशन भी तो मिल रही है हमको। सो गाइज, मेमोरी ग्लैंड्स एक्चुअली में जब आप लोगों ने फाइलम्स पढ़े होंगे एंड वहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लास मेमेलिया भी पढ़ा होगा एंड देखा होगा कि उस मेमेलिया क्लास का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था वो था प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। यस, जितने भी मैमल्स होते हैं ना, फीमेल मैमल्स, उनका कैरेक्टर होता है कि उनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती ही होती हैं। तो ऐसे ही ह्यूमंस भी मैमल्स हैं तो वहाँ पे भी मेमोरी ग्लैंड्स ऑब्वियसली प्रेजेंट होगी। तो फीमेल ह्यूमंस में भी मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं पेयर्ड में, दो मतलब पेयर्ड होती हैं, यानी कि दो होती हैं। और मेमोरी ग्लैंड्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं? ब्रेस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ब्रेस्ट एक तरीके से क्या है, वहाँ पे क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं एंड साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी सारा फैट भी स्टोर होता है। ठीक है, दोनों ब्रेस्ट के जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं, दोनों ब्रेस्ट के जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ थे वो 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड हो गए थे। वो लोब्स क्या रखते हैं अपने अंदर? क्लस्टर ऑफ मेमोरी एल्वोलाई, अपने अंदर उसमें बहुत सारे एल्वोलाइज वो रखते हैं। कौन? लोब्स। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ मेमोरी लोब्स में डिवाइड हुए थे, 15 to 20 लोब्स में डिवाइड हुए थे एंड वो लोब्स क्या रखते हैं? क्लस्टर ऑफ मेमोरी एल्वोलाई। जो हमारे दोनों ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट के मिडल में एक निपल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि पिगमेंटेड होती है, चारों टाइप से पिगमेंटेड होती है। उस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं। एंड उस एरियोला के नीचे ही जस्ट बिलो दैट एरियोला क्या होता है, वहाँ पर लैक्टिफेरस डक्ट वाइडन अप हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, खुल जाती है ताकि वो लैक्टिफेरस साइनस बना सके, जिससे वहाँ पे मिल्क का स्टोरेज हो सके लैक्टेशन के दौरान। ठीक है, लैक्टेशन के दौरान मिल्क का स्टोरेज हो सके, इस तरीके से वहाँ पे ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअली में अब बात ये आती है अब कि क्या इस मिल्क का प्रोडक्शन पूरे टाइम होता है, पूरे लाइफ टाइम होता है? तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान कुछ बॉडी में ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है ना, वो डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। होल प्रेगनेंसी ये प्रोसेस चलती रहती है एंड एट द एंड ऑफ द टाइम मिल्क का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम लाइक डिलीवरी के कुछ टाइम बाद वो मिल्क का प्रोडक्शन अपने आप स्टॉप भी हो जाता है, रुक भी जाता है। ठीक है, तो मिल्क का प्रोडक्शन कब होता है? प्रेगनेंसी के दौरान जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनका डिफ्रेंशिएशन होता है, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन होता है एंड देन वो मिल्क जो होता है वो लैक्टिफेरस डक्ट्स एंड साइनसेस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, एंड प्रेगनेंसी के एंड तक ये सारी जो चीज़ें होती हैं कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं। अच्छा, तो बच्चों आप लोग ने हमेशा ये भी सुना होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका फर्स्ट फूड होता है मदर मिल्क एंड वो मदर मिल्क उस बेबी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत हेल्दी होता है। ऐसे इसलिए होता है एक्चुअली में जब आफ्टर प्रेगनेंसी 2 to 3 days जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है ना, उस मिल्क को बोलते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज वो थिक
येलोइश लिक्विड होता है, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना हेल्दी इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बेबी को ग्रो करने में, साथ में उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। अब न्यू बॉर्न बेबी है तो ऑब्वियसली उसमें उसका इम्यून पावर बहुत स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं, राइट। तो उसे एक्सटर्नल तरीके से इम्यूनिटी उसकी बढ़ानी होगी, तो वो कैसे बढ़ती है? वो मदर मिल्क से बढ़ती है। एंड साथ ही साथ वो मदर मिल्क से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको, वो उसकी लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम चलती है, जो कि उसको हेल्दी बनाती है, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये बातें भी समझ में आ रही। सो गाइज, इसी के साथ हमारे फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पूरी तरीके से ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, गैमीट्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps.